आज आप एक ऐसे कातिल की कहानी को देखेंगे जो सबके सामने सबसे पहले खुद को ही मार लेता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल जो उसी ने बनाया होता है। लेकिन दोस्तों आखिर कोई इंसान मरने के बाद भी लोगों को कैसे मार सकता है और आखिर क्यों, जानेंगे आज की इस पूरी कहानी में। हेलो वॉचर्स, आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट और आज की मूवी है आर्यन। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो एक लाश को खींचते हुए लेके जाता है और उसे जला देता है। उसके बाद डे 1 का सीन आता है जिसमें नैना नाम की रिपोर्टर को दिखाया जाता है। उससे उसका बॉस हरी कहता है, हम जिस पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेने वाले थे उसने आने से मना कर दिया है। इस पे नैना बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने पूरी तैयारी कर ली थी। फिर हरी कहता है, हमारे पास एक और गेस्ट है, एक्टर कैलाश। लेकिन नैना कहती है, इस आदमी को क्यों बुला रहे हो, इस पे तो फ्रॉड का इल्जाम है और तो और हरासमेंट का भी केस लगा हुआ है। तो हरी कहता है, तुम उससे उसके फ्रॉड के बारे में पूछना, कंट्रोवर्सी होगी और टीआरपी भी बढ़ेगी। उसके बाद हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम अलागार होता है। वो अपने रूटीन काम को करके एक छाता के साथ घर से बाहर निकलता है और चाबी वही घास में फेंक देता है। अब इंटरव्यू शुरू हो जाता है। नैना एक्टर कैलाश से सवाल पूछती है, सबसे पहले ये बताइए, आप पर जो फ्रॉड का केस है क्या वो सच है या नहीं। कैलाश सफाई देने लगता है, ये सब मीडिया वालों की साजिश है, मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। अब तक उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऑडियंस में से एक आदमी अचानक खड़ा हो जाता है और वो चिल्लाता है और कहता है, तुम सबको बेवकूफ समझते हो, तुम्हें तो सही से एक्टिंग भी नहीं आती है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अलागार होता है। कैलाश गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है क्या? और वो जाने लगता है। तभी अलागार बंदूक निकालता है और कैलाश के पैर में गोली मार देता है। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अलागार सबको रोकता है और कहता है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, मैंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं। नैना घबरा जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, ये सब क्यों कर रहे हो? देखो, पहले डॉक्टर को बुलाना चाहिए, कैलाश के पैर से खून बह रहा है। मगर अलागार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलाश से वो कहता है, तू एक एक्टर है इसीलिए ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये ले रुमाल, पैर को बांध ले, कुछ नहीं होगा। फिर वो बोलता है, यहाँ एक इंसान की मौत आज तय है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब पुलिस तक खबर पहुंच जाती है क्योंकि ये सब लाइव चल रहा होता है। बाहर स्टूडियो के सामने पुलिस की गाड़ियां लग जाती है। कमिश्नर ये केस डीसीपी कबीर को दे देता है। कुछ अफसर सिक्योरिटी से पूछते हैं, ये आदमी बंदूक लेके अंदर कैसे चला गया? सिक्योरिटी गार्ड को कुछ भी पता नहीं होता है। इसी बीच शहर के एक घर में एक लड़का टीवी पे यही प्रोग्राम देख रहा होता है। जैसे ही वो अलागार की आवाज सुनता है, उसका चेहरा उतर जाता है। वो घबरा कर अपना सामान समेटता है और भागने लगता है। इससे सीधा पता चलता है कि उसका अलागार से कुछ कनेक्शन है। दूसरी तरफ इस न्यूज को देखकर एक आदमी किसी के घर जाता है और पूछता है, भाई कहाँ है? तब उसकी माँ कहती है कि वो समुंदर गया है। फिर वो उसे कॉल करके बताता है, जिसने तुमसे दवाई ली थी वो टीवी पे गन लेके खड़ा है। उसका नाम कनन होता है। वो अपने लोगों को कहता है, दुकान बंद करो, सब अंडरग्राउंड हो जाओ, अब पता नहीं क्या होने वाला है। स्टूडियो में नैना उस आदमी से पूछती है, तुम किसे मारना चाहते हो? वो जवाब देता है, नारायणन। उसका नाम नारायणन है। हरी हेडफोन के थ्रू नैना को बोलता है, उसे बातों में उलझाए रखो, पुलिस कभी भी अंदर आ सकती है। बाहर डीसीपी कबीर स्टूडियो का पूरा नक्शा मंगवाता है और घुसने की तैयारी शुरू हो जाती है। अंदर वो आदमी अपनी 4-5 लिखी किताबों के बारे में बताता है। नैना से पूछता है, तुमने मेरी किताबें पढ़ी है? नैना मना कर देती है, नहीं सर, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था, क्या आप एक राइटर हैं? अलागार हंस के कहता है, हाँ, मैं एक अनसक्सेसफुल राइटर हूँ। 10-15 साल में मैंने 6 किताबें लिखी। पब्लिशर ने कहा इनमें से कुछ भी नया नहीं है। मेरी सालों की मेहनत को 10 मिनट में रिजेक्ट कर दी। फिर वो नैना से पूछता है, तुम्हारा फोन कहाँ है? नैना बताती है, इंटरव्यू के वक्त फोन बंद होता है। जिसके बाद जैसे ही वो फोन को ऑन करता है, पुलिस कॉल करती है। कबीर पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो? अलागार फोन काट देता है। नैना समझाती है, तुम्हें अपनी डिमांड्स रखनी चाहिए थी, पुलिस शायद मदद कर पाती। मगर अलागार अपनी धुन में होता है। वो कहता है, मैंने बहुत मेहनत से किताबें लिखी, चाहता था सब पढ़े, तारीफें करे, पर किसी ने नहीं पढ़ी। अब मैं एक नई किताब लिख रहा हूँ जिसमें तुम सब की कहानी होगी। ये दुनिया की सबसे फेमस क्राइम स्टोरी बनेगी जो सिर्फ 5 दिन की कहानी होगी। अगले 5 दिन में हर शाम एक की मौत होगी। 1 घंटा पहले मैं नाम बता दूंगा,
उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। तुम चाहो तो बचा लो, लेकिन कोई नहीं बचेगा। नैना फिर समझाती है, पुलिस को सरेंडर कर दो, 5 साल की सजा होगी, जेल में बैठ के आराम से किताब लिखना। लेकिन अलागार नहीं मानता। उधर कबीर अपनी टीम के साथ अंदर घुसने की कोशिश करता है। डायरेक्टर ऑडियंस की लिस्ट निकालता है। नारायणन नाम का कोई भी इंसान उस शो में नहीं होता। ये बात वो नैना को बताता है। नैना उस आदमी से पूछती है, यहाँ तो कोई नारायणन है ही नहीं, तो क्या तुम खुद नारायणन हो? अगर हाँ तो क्या पहले खुद को मार दोगे? और अगर तुम मर जाओगे तो बाकी लोग फिर कैसे मरेंगे? नैना सवालों की बौछार कर देती है। अलागार अचानक बोलता है, यही तो असली मिस्ट्री है, तुम इस सब की चश्मदीद गवाह हो। पुलिस अब हर सवाल तुमसे ही पूछेगी। वैसे भी मैं तो कहानी का विलन हूँ, हीरो की एंट्री होने ही वाली है, यकीन मानो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वो खुद को गोली मार लेता है और अगले ही पल पुलिस दरवाजा तोड़ के कमरे में घुसती है। लेकिन तब तक अलागार की मौत हो चुकी होती है और आगे हमें पता चलता है कि अलागार का पूरा नाम था नारायणन अलागार। डे 2 का अब सीन दिखाया जाता है और कमिश्नर अपने ऑफिसर से बात कर रहा होता है। ऑफिसर बॉबी कहता है, सर अलागार तो मर चुका है, मतलब केस खत्म, लेकिन फिर भी किसी को समझ नहीं आता है कि आगे क्या होगा। कमिश्नर कहता है, ये केस डीसीपी नंबी को दे दो, उसे ऐसे मामलों की आदत है और वो ईमानदार के साथ साथ वर्कोहॉलिक भी है। इसके बाद नंबी को दिखाया जाता है, वो कुछ लोगों की पिटाई कर रहा होता है क्योंकि ये सब ड्रग्स बेचते हैं। फिर नंबी सीधा फैमिली कोर्ट पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी अनीता यानी कि अम्मू तलाक मांग रही होती है। कोर्ट में अम्मू जज से कहती है, मैं ही अकेले कोशिश करती रहती हूँ, यह आदमी अपनी नौकरी में इतना डूबा रहता है कि मुझे टाइम ही नहीं देता, हफ्ते हफ्ते तक घर नहीं आता, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे तलाक चाहिए। जज नंबी से पूछती है, क्या तुम दोनों वाकई तलाक चाहते हो? अम्मू फौरन हाँ कह देती है, लेकिन नंबी मना कर देता है। अम्मू का वकील कहता है, मैडम मेरी क्लाइंट आसानी से अलग होना चाहती है, लेकिन नंबी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। जज दोनों को 3 दिन का वक्त देती है, सोच लो, फिर जो फैसला होगा वही चलेगा। दोनों कोर्ट से बाहर निकलते हैं, तब नंबी के पास ऑफिस से कॉल आता है। सीनियर उसे नए केस के बारे में बताता है और अलागार वाला केस अब नंबी के हवाले हो जाता है। फिर नंबी अपने घर चला जाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है 6 साल पीछे। नंबी क्राइम सीन पे जांच करने के लिए आया था, वही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में अम्मू भी थी। दोनों की पहली मुलाकात वहीं हुई थी और बाद में एक पार्टी में दोनों फिर से मिले और दोस्ती हो गई। वक्त के साथ दोस्ती प्यार में बदली, फिर शादी हो गई। शादी के पहले 1-2 साल सब बढ़िया चला, लेकिन फिर नंबी काम में इतना उलझ गया कि कई महीने घर नहीं आता था। अम्मू परेशान रहने लगी। एक दिन अम्मू ने बात की तो दोनों में झगड़ा हो गया। नंबी ने शादी से पहले ही कह दिया था कि उसकी नौकरी ऐसी ही है, उसे पूरा शहर संभालना पड़ता है, लेकिन अब मामला इतना बढ़ चुका था कि बात तलाक तक पहुंच गया था। असल में दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि नंबी कुछ कर ही नहीं पा रहा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। नंबी अलागार के घर पहुंचता है, वहां बाकी पुलिस और मीडिया भी मौजूद होती है। सब घर की तलाशी लेते हैं। पता चलता है कि अलागार की पत्नी पहले ही मर चुकी है। उसका बेटा सूर्या जो 18 साल का है, अपनी मौसी के घर रहता है। कांस्टेबल को एक अधजरी डायरी मिलती है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता है। बाकी सामान पुलिस अपने साथ ले जाती है। इसके बाद नंबी नैना से पूछताछ करता है। नैना कहती है, उसने कहा था कि इस कहानी का हीरो आएगा, मुझे लगता है तुम वही हो जो उसके अपराध को रोकने की कोशिश करेगा। ये सुन के नंबी कमिश्नर के पास जाता है और सब बताता है। कमिश्नर कहता है, इस केस को जल्दी से सुलझाओ। मरने से पहले वो आदमी 5 लोगों की हत्या की बात कर रहा था, पता करो वो लोग कौन है और आखिर वो उन्हें कैसे मारेगा। जो भी पावर चाहिए यूटिलाइज करो। शाम को 7 बजे अचानक शहर में अलागार का वीडियो चलने लगता है, जबकि वो मर चुका था। सब हैरान हो जाते हैं कि ये वीडियो आखिर कैसे आई। वीडियो में अलागार कहता है, जैसा मैंने क्राइम स्टोरी में बताया था वही होगा। पहले इंसान का नाम है अशोक, जो 1 घंटे के बाद मर जाएगा। सुनते ही शहर में अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर अशोक कौन है। पुलिस सोचती है कि इतने सारे अशोक है और मरने वाला कौन है कैसे पता चलेगा। दूसरी तरफ सीन एक मंत्री के घर का होता है। उस मंत्री का नाम भी अशोक होता है। मंत्री पुलिस को डांट रहा होता है, मुझे बचाओ वरना शहर में हंगामा हो जाएगा। वो डरा हुआ होता है। इस पे नंबी बॉबी से कहता है, सर ये अलागार का प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, मुझे नहीं लगता कि वो मंत्री को निशाना बनाएगा, बस डर फैलाने के लिए वीडियो बनाई है। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो लंगड़ा के चलता है। वो फोन बूथ में जाके अपने बेटे बहू को कॉल करता है, लेकिन बेटा फोन नहीं उठाता।
कुछ देर बाद पोती फोन उठाती है। दादाजी सिर्फ अपनी पोती से बात करना चाहते थे, लेकिन तभी फोन बूथ में ब्लास्ट हो जाता है। उस बुजुर्ग का नाम अशोक था और उसी की मौत हो जाती है। कुछ ही देर में पुलिस को खबर मिलती है और नंबी मौके पर पहुंच के जांच शुरू कर देता है। वहां जाके उसे पता चलता है कि ये ब्लास्ट एक्सप्लोजन मेथड से हुआ है, यानी कि सब कुछ पहले से प्लान था। अब नंबी अपनी टीम को कहता है, देखो देखो ये अशोक और अलागार के बीच क्या रिश्ता था, ये पता करो, और ये आदमी यहाँ फोन करने क्यों आया था, इसकी भी जल्दी से खबर दो। जैसा कि अलागार ने कहा था, उसने पहले ही दिन अशोक नाम के आदमी को मार डाला। ठीक उसके कहने से 1 घंटे बाद ही मौत हो गई। साफ है अलागार जो कर रहा था उसका इरादा बिल्कुल भी रुकने का नहीं था। डे 3 में अगली सुबह हम उस लड़के सूर्या को देखते हैं जो बस में कहीं जा रहा था। ये वही लड़का होता है जब अलागार टीवी शो में था तो ये भाग रहा था। बस में जाते वक्त अचानक पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद नंबी और उसकी टीम अशोक के घर की तलाशी लेने पहुंचती है। वहां पता चलता है कि अशोक ने 1995 में आर्मी ज्वाइन की थी। 4 साल पहले रिटायर हुआ था। एक लड़ाई में उसके पैर में गोली लग गई थी और तब से उसका पैर खराब था और वो लंगड़ा के चलता था। बेटे बहू ने उसे घर से निकाल दिया था तो गार्ड की नौकरी करके किसी तरह वो जी रहा था। वो उस घर में अकेले ही रहता था। अब नंबी कमिश्नर के पास पहुंचता है। कमिश्नर पूछता है उसकी वीडियो कहाँ से आ रही है। नंबी बताता है कि उसने पहले ही सर्वर को हैक कर लिया था। वीडियो वहीं से अपलोड की गई है। वो सिर्फ राइटर ही नहीं था बल्कि हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का भी एक्सपर्ट था। आज की टेक्नोलॉजी को हैक करके वीडियो चला रहा है। कमिश्नर पूछता है, हो सकता है अलागार की मौत के बाद उसकी कोई मदद कर रहा होगा। नंबी कहता है, हमने उसके बेटे सूर्या से पूछताछ की है। उसने बताया उसके पापा पिछले कुछ सालों से अजीब बर्ताव कर रहे थे। माँ की मौत के बाद वो अपने मौसी के घर चला गया था। बाकी अपने पापा के बारे में वो उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। उधर अशोक की मौत के बाद उसके बेटे और बहू से पूछताछ होती है। दोनों कहते हैं, हमें किसी भी अलागार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नंबी उसे दिन भर थाने में बैठने को कहता है। असल में इन्होंने अपने पिता को घर से निकाल दिया था तो नंबी ने सबक सिखा रहा था। इसके बाद अलागार की बात आती है। मरने से पहले उसने कहा था कि उसकी मास्टरपीस आर्यन नाम की किताब बहुत फेमस होगी, लेकिन अभी तक वो पब्लिश नहीं हुई है। नंबी शहर के पब्लिशर के पास जाता है, किताब के बारे में पूछता है। पब्लिशर बताता है, अलागार तो मर गया, अब किताब की रॉयल्टी किसे मिलेगी ये पक्का नहीं है। उसने बस इतना कहा था कि वक्त आने पे वकील के जरिए सब पता चल जाएगा। अब नंबी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है ताकि अलागार की साइकोलॉजी को समझ सके, लेकिन डॉक्टर कहती है अलागार ने तो साइकोलॉजी के सारे नियम ही तोड़ दिए। मरने के बाद जैसे उसने क्राइम को सेट किया है, उसे देख के समझ पाना मुश्किल है कि आगे वो क्या करेगा। शाम के 7 बजते ही फिर से अलागार की वीडियो सारे घर के टीवी पे चलने लगता है। वो बताता है आज के किरदार का नाम है रजिया, जिसके 1 घंटे बाद उसकी मौत हो जाएगी। कमिश्नर परेशान हो जाता है और कहता है, अगर एक और मर्डर हुआ तो शहर में दहशत मच जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर एक ब्यूटी कंपटीशन में लड़कियां तैयार हो रही होती है। एक लड़की स्टेज पे परफॉर्मेंस देने जाती है। नंबी ने अपनी टीम को रजिया नाम की लड़कियों को ढूंढने में लगा रखा था। तभी परफॉर्मेंस के दौरान अचानक उस लड़की के नाक से खून बहने लगता है। वो स्टेज पे गिर जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अगले दिन पोस्टमार्टम में पता चलता है लड़की के शरीर में साइनाइड मिला था, जिससे उसकी मौत हुई। असल में उसकी मेकअप किट में ही जहर मिला दिया गया था। अब पुलिस रजिया के बारे में छानबीन करती है। पता चलता है रजिया एक स्कूल टीचर थी, बच्चों को फ्री में भरतनाट्यम सिखाती थी, लेकिन उसकी जात के लोगों ने कहा एक मुसलमान लड़की कैसे भरतनाट्यम सिखा सकती है। उसे वहां से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि उसके मुंह को भी काला कर दिया गया। इसके बाद भी रजिया जैसे तैसे अपना काम करती रही, लेकिन अब उसकी जान चली गई। अब नंबी अपनी टीम से कहता है जैसे ही अगले टारगेट का पता चले फौरन उसे ढूंढो ताकि उसे बचाया जा सके। टीम इसी काम में लग जाती है। इसी बीच एक ऑफिसर नंबी को कॉल करके बताता है, सर कनन के बारे में पता चल गया है, वो समुद्र के पास है। नंबी फौरन उस इलाके में पहुंचता है। कनन उसे देख के भागने लगता है, लेकिन नंबी पहले कनन के लोगों को मारता है, फिर कनन को पकड़ के पीटता है और पूछता है, क्या सच में अलागार ने तुझसे ही साइनाइड खरीदा था? कनन कबूल करता है, हाँ सर, अलागार ने मुझसे ही साइनाइड खरीदा था। ऐसे तो किसी को जहर मिलता ही नहीं, लेकिन पैसों के लालच में मैंने उसे दे दिया। इसी के बाद कनन ने खुद को छिपा लिया था। ये वही कनन था दोस्तों जो स्टार्टिंग में अलगर की लाइव टेलीकास्ट को देख के भाग रहा था। अब शाम के 5 बजते हैं और अचानक सबके फोन पे एक वीडियो आती है अलागार की। उसमें वो कहता है कि उसका अगला टारगेट युवराज है। नंबी और उसकी टीम
फौरन सिस्टम में युवराज नाम के लोगों को ढूंढती है। पुलिस जितने भी युवराज मिलते हैं सबको पकड़ के सेफ रखने की कोशिश करती है। कुछ घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। अब सबको लगता है कि चलो अलागार का ये मिशन फेल कर दिया। रात को नंबी की टीम उससे कहती है कि सर आप जाके थोड़ा आराम कर लीजिए, कई दिनों से आप सोए नहीं हैं। नंबी फिर भी बेचैन रहता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि न जाने कब कौन मर जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद सुबह 2 गोताखोर समुद्र में उतरे थे। ये खबर नंबी को मिलती है और वो फौरन मौके में पहुंचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि युवराज नाम के लड़के की मौत हो गई है। वही जो गोताखोरों में से एक था। गोताखोर उसे बचा नहीं पाए थे। ये सुनकर नंबी का गुस्सा फूट पड़ता है। लाश की जांच के बाद ऑफिसर बताता है कि सर इस लड़के के सिलेंडर में छेड़छाड़ की गई थी। आमतौर पर सिलेंडर में 20 से 30% तक नाइट्रेट और बाकी ऑक्सीजन होती है, लेकिन इसमें 100% ऑक्सीजन भरी गई थी। इसी वजह से पानी में सांस घुटने से वो मर गया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर मीटिंग बुलाते हैं। नंबी बताता है इन मौतों में मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। जितने भी लोग मरे हैं उनका एक फिक्स रूटीन था। अशोक हर 2 दिन में अपनी पोती को कॉल करने फोन बूथ जाता था। रजिया डांस प्रोग्राम करती थी, खुद मेकअप करती थी। युवराज अपने डाइविंग किट का यूज करता था। अलागार को इनके बारे में पहले से ही पता था। उसने इन्हें अच्छे से जांचा परखा और फिर इनको मारने का प्लान बनाया। फिर नंबी बोलता है उसकी मास्टरपीस किताब का नाम है आर्यन। किताब के टाइटल में जितने भी अक्षर हैं, मारे गए लोगों के नाम भी उन्हीं अक्षरों से शुरू होते हैं। अब अगला अक्षर है ए। यही नंबी को अपनी पत्नी अनीता यानी कि अम्मू की याद आती है। उसका नाम भी ए से शुरू होता है। घबराया हुआ नंबी अम्मू के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। अम्मू उसे माफ तो कर देती है, लेकिन कह देती है कि वो डिवोर्स से पीछे नहीं हटेगी। वो बोलती है कि मैं 2 दिन में विदेश जा रही हूँ और अब वहीं रहूंगी। दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है और फिर नंबी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मुकुंदन नाम का वकील दिखता है। वो अपने ऑफिस में अलागार की वसीयत की फाइल पाता है और तुरंत नंबी को बुलाता है। वसीयत में लिखा था अलागार की प्रॉपर्टी और किताब से मिलने वाले पैसे 7 एनजीओ को जाएंगे। नंबी को शक होता है कि हो सकता है कि अगला निशाना इन्हीं एनजीओ में से कोई हो। वो सब एनजीओ की लिस्ट निकालता है और ए अक्षर वाले नाम अलग करता है। शाम को 5 बजे अलागार का वीडियो सामने आता है। उसमें अगला नाम बताया जाता है आशा। पुलिस टीम तुरंत आशा नाम की 4 महिलाओं का पता लगाती है। उनमें से एक विधवा होती है जो 20 साल से अस्पताल में नर्सिंग का काम कर रही थी। उसका पति भी वही काम करता था, लेकिन 4 साल पहले कोरोना बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। नंबी जैसे ही उस आशा का पता लगाता है फौरन उसकी तरफ बढ़ जाता है। आज आशा के पति की बरसी थी। वो मोमबत्ती लेके चर्च जा रही थी। नंबी उसके घर पहुंचता है। वहाँ ताला लगा मिलता है। पड़ोसियों से वो पूछता है तो पता चलता है कि आशा चर्च गई थी। पुलिस टीम भाग के चर्च पहुंचती है। आशा चर्च में मोमबत्ती जला के अपने पति को याद कर रही थी। नंबी उसे समझाता है तुम्हारी जान खतरे में है, हमारे साथ चलो। वो आशा को गाड़ी में बिठाता है और खुद बाइक की तरफ बढ़ता है। तभी देखता है कि उसके हाथ पे खून लगा है। वो दौड़ के गाड़ी के पास पहुंचता है तो आशा वहां पहले से ही मर चुकी थी। जांच में पता चलता है कि उसने अपने पति के कब्र में जो मोमबत्तियां जलाई थी उनमें से जहरीली गैस निकली, जिससे उसकी मौत हो गई। इन हादसों से नंबी बुरी तरह परेशान हो जाता है। वो नैना के पास आके पूछता है ये अलागार आखिर मासूम लोगों को क्यों मार रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नैना कहती है सर आप हार नहीं मान सकते, 5वां इंसान बचा है, आपको उसे बचाना ही होगा। नंबी फिर से जांच में जुट जाता है। इसी बीच एक सफाई कर्मचारी को गार्डन में मोबाइल मिलता है। वो पुलिस को दे देती है। मोबाइल की जांच में अलागार का मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है कुछ घटनाएं जिंदगी में ऐसी होती है जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। मेरी कहानी के आखिरी किरदार का नाम है एन फॉर क्या, बताओ क्या नंबी सर। सब चौंक जाते हैं। आखिरी नाम कहीं नंबी का तो नहीं है, क्योंकि उसने नाम तो नहीं बताया था। सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर अलागार को कैसे पता था कि नंबी ये केस सॉल्व करेगा। नंबी कहता है मेरा नाम नहीं हो सकता, घबराओ मत। लेकिन टीम वाले कहते हैं सर रिस्क नहीं ले सकते, आपको सेफ रखना ही पड़ेगा। नंबी मान जाता है और अपना सामान जमा कर देता है और टीम को आगे की प्लानिंग बताता है। इसी बीच नंबी को ध्यान आता है कि एन से तो नैना का नाम भी शुरू होता है, तो वो फौरन टीम से कहता है जाओ नैना को सुरक्षित करो। इसके बाद नंबी वापस ऑफिस में बैठ के अलागार की वो वीडियो देखने लगता है। घूरते घूरते उसकी नजर टेबल पे पड़ी एक नोटबुक पे जाती है। उसे याद आता है ये नोटबुक तो उसे अलगर के घर में चली हुई हालत में मिली थी। नंबी बिना वक्त गवाए अपने सामान में से वही नोटबुक निकालता है, पर उसमें कुछ लिखा नहीं दिखता। तभी उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि अलगर ने जरूर किसी केमिकल का यूज किया होगा।
वो लाइटर जला के किताब को देखता है तो उसे सब कुछ दिखने लगता है। जैसे ही नंबू नोटबुक को पलटता है, उसमें अलागार का पूरा प्लान साफ नजर आने लगता है। कैसे और किस तरह से आखिर उसने लोगों को मारने की साजिश रची थी। अब नंबी देर नहीं करता, गाड़ी उठाता है और सीधा अलागार के घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में अपनी टीम को भी बुला लेता है। नोटबुक में जो प्लान लिखा था उसी हिसाब से घर के अंदर घुसते ही उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है। वहाँ जाके देखता है तो अलागार ने जमीन के नीचे एक अंडरग्राउंड बेस बना रखा था और वहीं से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। इसी बीच नंबी खुद जाल में फंस जाता है। वो एक कांच के बॉक्स में बंद हो जाता है जिससे पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी पूरा भर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। अचानक से तभी उसे याद आता है कि उसके जेब में एक नुकीली चीज रखी है। उसी से वो कांच तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है। इतने में उसकी टीम पहुंच जाती है। बाहर आके नंबी सबको बताता है कि अगला शिकार यही कहीं है जिसका नाम एन से शुरू होगा। टीम पूरे घर की तलाशी लेती है। एक जगह फर्श के नीचे वे ढूंढते हैं। जैसे ही वो जगह हटाते हैं, नीचे गड्ढे में एक बेहोश लेडी मिलती है। सब मिलके उसे बाहर निकालते हैं। उसे अलागार ने ऑक्सीजन मास्क लगा के छोड़ रखा था। इसके बाद एक प्रेस मीटिंग बुलाई जाती है। नंबी सबको बताता है कि उन्होंने उस शख्स को बचा लिया है। अलागार के घर में नलिनी नाम की एक ट्रांसजेंडर मिली है जिसे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। अब नंबी सबको बताता है जितने भी लोग मारे गए, अलागार उन सबको पहले से ही जानता था। उसने उनकी मदद करके उनसे दोस्ती कर ली थी। कौन क्या करता है, उनका रूटीन क्या है और रिश्तेदार कौन कौन है, ये सब अलागार को पहले से ही पता था। यही वजह है कि उसने पहले से ही प्लान बनाकर सबको मरने के बाद भी मार डाला। असल में ये लोग समाज सुधारक थे, अपने काम के प्रति ईमानदार थे। इनके प्रति समाज का ध्यान नहीं जाता है। लोग इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे आसपास सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड जैसे लोग तो है, लेकिन हम उन्हें पहचानते तक नहीं। और जो युवराज था वो समुद्र किनारे कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ अकेले लड़ रहा था, लेकिन उसकी किसी ने मदद तक नहीं की, न ही बात सुनी। वैसे ही अशोक को रिटायर्ड आर्मी होने के बाद भी कोई इज्जत नहीं मिली। रजिया को भी खूब तारे सहने पड़े। आशा को भी समाज से कुछ नहीं मिला। कुल मिला के जिन 4 लोगों की जान गई, उन्हें समाज ने हमेशा दुखी दिया। नलिनी भी उन्हीं में से एक थी। ट्रांसजेंडर होने की वजह से उसे उसके घर वालों तक ने घर से बाहर निकाल दिया। अच्छे काम करने पे भी इतनी बातें सुननी पड़ी कि जीना मुश्किल हो गया। उसका जीना उससे बेकार सा लगने लगा था। अलागार भी अच्छा राइटर था, लेकिन किसी ने उसकी सराहना नहीं की। वो चाहता था कि ऐसे लोगों को समाज, सोसाइटी रिस्पेक्ट दे और उनकी काम की कदर करे, साथ ही साथ उनके काम का श्रेय मिले। और उसने इन्हीं लोगों को अपने मिशन के लिए टारगेट किया और मीडिया के सामने जाके खुल्लम खुला बोला कि मैं क्राइम करने वाला हूँ। उसका मकसद था कि लोग इन जैसे अनदेखे लोगों की तकलीफों पे गौर करें, उन्हें सम्मान दे और श्रेय दे। मीडिया जब नंबी से पूछती है क्या अलागार ने सही किया, तो नंबी साफ कहता है इरादा भले ही अच्छा था, पर तरीका पूरी तरह से गलत और पागलपन भरा था। किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है। इसके बाद केस बंद हो जाता है। आखिर में अलागार की आर्यन नाम की किताब छप जाती है। नंबी जब उसकी एक कॉपी पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किताब में एन के मतलब की जगह क्वेश्चन मार्क था। नंबी उस किताब को आगे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अलागार नंबी के पीछे 6 साल से लगा था। उसने ही उसे हीरो बनाया था, लेकिन कैसे? वो ऐसे कि जो कहानी की स्टार्टिंग में एक आदमी लाश को लेके जंगल में जला दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि अलागार था। उसे पता था कि इस केस को नंबी ही सॉल्व करेगा और हीरो बन जाएगा। ये वही सीन था दोस्तों जहां नंबी पहली बार अम्मू से मिला था। उस समय अम्मू फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में थी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। मतलब टारगेट नलिनी थी या नंबी, अभी भी इसका पूरा पता नहीं चल पाया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये मूवी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन कहानियां आप लोगों तक मिलती रहें। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और जबरदस्त नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।